ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। हेलो एंड वेलकम, दिस इज हार्दिक एंड वेलकम टू मिडवीक। लाइक करो, फिर शुरू करते हैं। हम लोग को पेट्रोल बचाने और इंटरनेशनल टूर ना करने की नसीहत देने के बाद मोदी जी इंटरनेशनल टूर पर हैं। इन दोनों प्रधानमंत्री यूरोप के 5 देशों के दौरे पे हैं। अब होता क्या है, जब भी 2 देशों की एक बायलैटरल मीटिंग होती है, उनके हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं, उनके बीच में डील साइन होती हैं, तो यूजुअली दोनों आपस में मिलकर मीडिया को संबोधित करते हैं। ऐसी 18 तारीख को मोदी जी की नॉर्वे के पीएम के साथ एक जॉइंट मीडिया ब्रीफिंग हुई। नॉट अ कॉन्फ्रेंस बट अ ब्रीफिंग। दोनों ने अपनी अपनी स्पीचेस पढ़ी, स्टेज से जा ही रहे थे कि वहां की एक पत्रकार हेली लिंज बोलती हैं, Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? वहां बुलडोजर नहीं चलते क्या? Doody doody dum dum doody doody dum. मोदी जी ने आंसर नहीं किया, वो चले गए। उसने जब फॉलो किया तो एक आंटी ने पीछे से अनुपमा वाला लुक और दे दिया। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज कि नॉर्वे इज द हाईएस्ट रैंक कंट्री इन द वर्ल्ड्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वो रैंकिंग जहां हमारे देश का स्थान लगभग 150 के करीब आता है, नॉर्वे का नंबर 1 है। क्यों? इसीलिए। और मोदी जी को मुझे लगता है सवाल लेना चाहिए था। क्या पता पूछ लेती कि आम खाएंगे चूस के काट के। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? वीडियो वायरल हुई तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, When there is nothing to hide, there is nothing to fear. What happens to India's image when the world sees a compromised PM panic and run from a few questions? अब यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली कि भाई तुमने सवाल कैसे पूछ लिया। पहली बात तो प्रेस ब्रीफिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी नहीं, तो आपने ऐसे कैसे सवाल पूछ लिया? आप तो चाह ही रही थी तमाशा बनाना। बट फॉर मी दैट वाज नॉट द फनी पार्ट। जब मामला बढ़ा तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अलग से उस जर्नलिस्ट को इन्वाइट किया, एक अलग से प्रेस ब्रीफिंग में, और फिर ये स्टेटमेंट दिया, Why should we trust you? We are a civilizational country of 5,000 years old. India had epics and books. Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। अब यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि जर्नलिस्ट हेली लिंज ने वहां पे क्या सवाल पूछना चाहिए था या नहीं पूछना चाहिए था। लेट्स हाईलाइट अनदर पार्ट ऑफ इट। जो 90 लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से इसको 9 लोग भी सपोर्ट नहीं करते। अगर हमारे यहां सवाल पूछना अलाउड होता, कोई ये पूछ ही नहीं रहा कि हमारे यहां 12 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई। इनफैक्ट इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, अमेरिका से लेकर इंडिया तक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक नॉर्मल बात होती है। इनफैक्ट आज ट्रंप ईरान पे कुछ भी करे उसको प्रेस का जवाब देना पड़ता है। हमारे यहां भी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 साल पहले मनमोहन सिंह ने की थी। नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। झूठ बोल रहे हैं आप, मेहरबानी कीजिए, ये भाषा ठीक नहीं है आपकी। और मजे की बात ये, इसको क्रिटिसाइज कौन कर रहे हैं? हमारे यहाँ की कुछ पत्रकार। जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। डियर इंडियन जर्नलिस्ट, हिंदी में कहावत है, जब अपने घर कांच के हो तो दूसरे के यहाँ पत्थर नहीं मारते, और आप तो ताश के किले में रहते हो। प्रिपेयर्ड फॉर नॉर्वे, इटली केम आउट ऑफ सिलेबस। ये तुम फोटोज देखो यार एक बार। ये क्या, ये बायलैटरल मीटिंग चल रही है, प्री वेडिंग क्या हो रहा है ये? 144 कमेंट, क्यूट, सॉफ्ट लॉन्च। मोदी जी भी लाइक, मैंने कहा था फॉरेन घूमने मत जाओ, ससुराल तो जा ही सकते हो। देश को बचा भाई, वरना वो बेच देगी। आप लोग रोना बंद कीजिए। हम क्या रोना, मत रोना तो आएगा ही। आप, हमारा पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा गए, आप, मैं ऑटो से ट्रेवल कर रहा हूं, आपने कहा गोल्ड मत पियो, सब क्लासिक पी रहे हैं, और आप वहां जाके फोटो शूट कर रहे हो हैं, मेलोडी दे रहे हो उसको। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. हम खाएं कच्चा आम, तुम खाओ मेलोडी। अर्ज टू टैग माय बॉयफ्रेंड टू शो मोदी जीज एफर्ट्स फॉर मेलोनीज। चाय कॉफी पिवांगेंगे, मन ने मेलोडी पसंद है। मैं तो ये देख रहा हूं कि कैसे भूल गए हैं सब। पेट्रोल बढ़ गया, नॉर्वे का कलेश, सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, चीजें में सब भूल गए सब। मोदी जी मेलोडी, इटली में मेलोडी का कलेश जैसे ही मिला सबको, सब थर्ड व्हीलिंग करने आ गए हैं। मतलब सोचो आप, एक तरफ आदमी महाभारत चल रहा है कि भाई देश में एनर्जी क्राइसिस आ सकते हैं, रुपी गिरता चला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, बता रहे हैं गोल्ड मत खरीदो। एक तरफ बहुत सीरियस बात है, दूसरी तरफ मैं आपके लिए मेलोडी लाया हूँ। ये दोनों बातें एक साथ कैसे आ रही है भाई? टाइमलाइन का तो कुछ हिसाब रख लो। ये नितिन भाई, ये बात है ना, हमारे और आप जैसे बायोलॉजिकल लोगों के लिए है,
उन पर अप्लाई नहीं होती। ही कैन डू व्हाटएवर, इंडिया के पापा हैं वो, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के बोला करो, अपना अकाउंट पे आना नहीं है क्या आपको? एक्सटर्नल अफेयर्स, तुम लोग पेट्रोल 3 रुपए 30 रुपए बढ़ाना चाहिए था, पता है? ऑटो भी ना ले पाओ तुम लोग, रेंग के जाओ अपने दफ्तर, इसी लायक हो तुम लोग। इंडिया का आदमी, नॉर्वे की कंट्रोवर्सी, इटली की आशिकी और कोरिया का स्किन केयर। कॉकरोच जनता पार्टी भी लॉन्च हुई है, बट उसको बताने से पहले तुमको एक बार नीट पेपर लीक केस के अपडेट बता देता हूं। महाराष्ट्र पुलिस ने हाल ही में 2 प्राइम सस्पेक्ट पीवी कुलकर्णी और मनीषा मांद्रे को अरेस्ट किया है, जिनको कोर्ट ने 10 दिन की सीबीआई कस्टडी में भी भेज दिया है। दोनों एनटीए के साथ एसोसिएट लेवल पे काम करते थे और ये पेपर सेट होने से लेके कंडक्ट होने के प्रोसेस तक जुड़े हुए थे, और दोनों ने अपने अपने पेपर लीक किए। एज एक्सपेक्टेड एंड एज सस्पेक्टेड, द रॉट वाज विद इन द सिस्टम। एनटीए के लोगों ने ही लीक किए पेपर, और ये लोगों में हिम्मत है कि ये जाके डिफेमेशन मारते हैं लोगों पे जब सवाल उठाते हैं इनसे। मोस्ट यूजलेस एजेंसी। एंड मेक नो मिस्टेक, स्टूडेंट्स के गुस्से, उनके आक्रोश का ही असर है कि अब तक इस स्कैंडल में 10 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। उनमें से एक थे दिनेश बिवाल भाई साहब, जिन्होंने लाखों रुपए देकर नीट का पेपर खरीदा था। पेपर खरीद के अपने बेटे को दिया, और करप्ट बाप का डफर बेटा देखो, पेपर मिलने के बाद, क्वेश्चन आंसर सामने होने के बाद 720 में से 107 नंबर आए उसके। बताओ ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे? टेटनस की जगह एचआईवी का इंजेक्शन डालेंगे। एनटीए नेवर ट्रस्ट अगेन। व्हाट अबाउट एजुकेशन मिनिस्टर? व्हेन इज ही रिजाइनिंग? व्हेन ही विल रिजाइन? एक्चुअली एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया है वो रिजाइन करेंगे, और उन्होंने रिजाइन करने का टाइम भी दिया है, महाकाल स्टैंडर्ड टाइम। महाकाल स्टैंडर्ड टाइम। एक बढ़िया रील देखी मैंने, इसमें एक लड़की बोलती है, एनटीए वालों आप ये पहन लो, पेपर लीक्स नहीं होंगे। लीक के लिए आप ये विस्पर तो पहना रही हो, लेकिन जितना इन्होंने हग गाया उसके लिए एक हगीज का भी तो इंतजाम करो। सोचो, एनटीए जो नीट कराती है उसी के आदमी पेपर लीक कर रहे हैं। ये है सिस्टम, सड़ सड़ के गटर बन चुका है। और जब सिस्टम गटर बन जाए तो सिटीजन कॉकरोच क्यों ना बने? वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूली लॉन्च्ड कॉकरोच जनता पार्टी। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो ये है हमारे देश के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। इन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट पास किया था कि अरे ये आजकल के ना जो सवाल पूछते हैं ये कॉकरोचेस की तरह हैं। बिल्कुल, क्या बोला था एग्जैक्टली? स्टेटमेंट क्या था? They are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everything. Some become media. Some become social media. Some become activists. They are cockroaches. अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, और नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही अगर आप पूछ रहे हो, तो आप कॉकरोच हो। एंड ये इकलौता नहीं है बाय द वे, ये हमारे जो सीजीआई है ना, इनके और भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। पहले ये एक्टिविस्ट के खिलाफ बोल चुके हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट के खिलाफ बोल चुके हैं। कोई लेबर लॉ के लिए कुछ बोले तो उसको बोल देते हैं कि अरे लेबर यूनियन का हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने देते। तो कोई भी सिस्टम को क्वेश्चन करे, उसमें सुधार की बात करे, कॉकरोच। तो लोगों ने कहा ठीक है, अगर सिस्टम गटर है तो हम हैं कॉकरोच। और हम कौन सी पार्टी के हैं? किसी पार्टी के नहीं है, हम अपनी पार्टी के हैं। इन कम्स कॉकरोच जनता पार्टी। आई एम अ मेंबर, एक्चुअली आई एम अ मंत्री। किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बना दिया। अब तुम सोचो कि इतना बड़ा कोई हमारे देश में कर ले। भाई जो फाउंडर है ना अभिजीत, वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी का है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का होता तो अब तक लाइब्रेरी में घुस के डंडे बजा दिए होते उसमें। इस टाइम पे कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं, और मंत्री हैं झपलू टपलू पपलू। अच्छा, अगर आप भी कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबर की रिक्वायरमेंट और मैनिफेस्टो बता देता हूं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट बाय फोर्स, बाय चॉइस और बाय प्रिंसिपल, वी डोंट आस्क। बेरोजगार होना चाहिए। लेजी बट फिजिकल ओनली, द ब्रेन में कंटिन्यू टू स्पाइरल। क्रॉनिकली ऑनलाइन, मिनिमम 11 आवर्स अ डे इंक्लूडिंग बाथरूम ब्रेक्स। Can rent professionally as long as the content is sharp, honest and points at something that actually matters. कॉकरोच जनता पार्टी पावर में आती तो मैनिफेस्टो क्या है? पहला, if CJP comes to power, no chief justice shall be granted a राज्यसभा seat as a post retirement award. ये अपने आप में बहुत बड़ा सटायर है, क्योंकि एक हमारे यहाँ के सीजीआई हुए जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजंस देने के बाद अगले ही दिन रिटायरमेंट की एक राज्यसभा सीट ले ली थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, गूगल कर लेना। अलग ही लेवल का बंदा था। If any alleged vote is deleted, whether in CJP or opposition ruled state, the chief election commissioner shall be arrested under UAPA, as taking away voting rights of citizen is no less than terrorism. अरे भाई साहब, women shall receive 50% reservation, not 33, without increasing the strength of parliament. Additionally, 50% of all cabinet positions shall be reserved for women. तो देखो भाई,
महिला सशक्तिकरण तो पूरा है। ऑल मीडिया हाउसेस ओन बाय अंबानी एंड अडानी शेल हैव देयर लाइसेंसेस कैंसिल्ड टू मेक वे फॉर ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया। बैंक अकाउंट ऑफ गोदी मीडिया एंकर शेल बी इन्वेस्टिगेटेड। तुम्हें क्या लगता है एसबीआई खाते में क्रेडिट हो रहा है उनका पैसा? आई थिंक यू नीड अ प्रशांत किशोर टाइप एडवाइजर। An MLA or MP who defects from one party or another shall be barred from contesting elections and from holding any public office for a period of 20 years. तो राघव चड्ढा को क्यों तोड़ा? लड़ने दो यार, कौन सा जीत जाएगा वो? As long as वोट Instagram स्टोरी पे नहीं दिए जा रहे। I am a proud cockroach. अब की बार कॉकरोच सरकार, रोच सको तो रोच लो। लोगों ने नारे बना दिए भाई। देखो मेरी भी एक छोटी सी पार्टी है जिसको मैं कहता हूं सार्थक जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह छाता, हमें कुछ नहीं आता और हम आज एसजेपी के सारे मेंबर्स ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी में विलय करते हैं। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ और मांगे मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। अगर हम पावर में आते हैं तो हिट को बैन कर दिया जाएगा और ऑगी एंड द कॉकरोचेस को देश का नेशनल कार्टून घोषित किया जाएगा। हाँ, वी नीड अ डिफरेंट कार्टून, इनफ ऑफ अर्नब गोस्वामी। आई एम सॉरी बाबू। मतलब तुम सोचो देश में क्या चल रहा है। ऑपोजिशन वाले मीम्स बना रहे हैं, मीम्स वाले ऑपोजिशन बना रहे हैं। अंडर करंट देख रहे हो तुम कितना तेज होगा। सिर्फ 2 दिन के अंदर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 40 लाख से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया एंड काउंटिंग। एंड इफ सो मेनी पीपल आर आइडेंटिफाइंग एज कॉकरोचेस देन सीजीआई साहब किसी ने तो देश का गटर बना दिया होगा। इस हफ्ते एक नेटफ्लिक्स पर मूवी आई कर्तव्य। सैफ अली खान उसमें हीरो थे, ये विलन बने हुए थे और विलन से यूजुअली लोग उसकी कैरेक्टर के लिए नफरत करते हैं। ये ऐसे पहले विलन बने जिनको इनकी एक्टिंग के लिए गाली पड़ी। आओ सौरभ द्विवेदी जी, जर्नलिस्ट को क्रिटिसाइज करके देश की डेमोक्रेसी टेस्ट की जाए। क्या नाम है तुम्हारा? जी अशोक। बड़ी कमजोर आवाज है। घी खाया करो अशोक। बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, तब चर्बी काम आती है। ये कैसा अभिनय किया मित्र? इससे बेहतर अभिनय तो एक पत्रकार होने का कर लेते मित्र। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर मित्र। आपकी एक्टिंग देख करके अर्जुन कपूर मुझे अल पचीनो लग रहा है मित्र। ये ओवर एक्टिंग थी कि अंडर एक्टिंग? लल्लन टॉप से जाने के बाद आपका भी घी खत्म हो गया मित्र। अमित भाई बोलते हैं तुषार कपूर के गूंगे वाला रोल सौरभ भाई के रोल से बेटर था। सैड, हैप्पी, एंग्री, रोस्टिंग, फ्रस्ट्रेटेड, हॉर्नी। अभी लल्लन टॉप से ये निकल गया, लल्लन टॉप से नहीं निकल यार। डरा रहा है या शायरी पढ़ रहा है? बड़ी कमजोर एक्टिंग है। सौरभ सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपके 5 घंटे का इंटरव्यू देख सकता हूं पर आपके 5 मिनट की एक्टिंग नहीं देख सकता। किसी ने कहा कि पॉलिटिक्स में अवध ओझा और एक्टिंग में सौरभ द्विवेदी, वापस नहीं आने चाहिए। And in next news, we got Supreme Court versus Supreme Court before GTA 6. क्यों? तो क्या हुई? खबर है UAPA केसेस को लेकर। मोस्ट फेमस उमर खालिद केस जिन्हें बार बार बेल डिनाई की गई है, लेटेस्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। इस हफ्ते एक और केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सैयद इफ्तिकार अंद्राबी पर UAPA लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी है और खुद बोला बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। और जजमेंट सुनाते वक्त बेंच ने उमर खालिद को बेल डिनाई करने वाले जजमेंट पर भी सवाल उठाए। उमर खालिद आपको पता होगा 2020 से दिल्ली राइट केस में उन्हें UAPA के अंडर चार्ज किया गया है और वो पिछले 6 साल से जेल में है। उनका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ और बार बार उनकी बेल रिजेक्ट की जाती है। कोर्ट ने 2021 के KA नजीब केस का रेफरेंस दिया जिसमें कहा गया था कि UAPA केसेस में अगर ट्रायल बहुत डिले हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को बेल दे देनी चाहिए क्योंकि बेल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है अंडर आर्टिकल 21 एंड 22। इवन इन UAPA केसेस बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। और पता फन क्या है, इतना ज्ञान पेलने के बाद फिर से उमर खालिद की बेल रिजेक्ट हो गई। जजमेंट ने रात भर, बेल दे रत्ती भर। और टी का कमेंट बहुत अच्छा लगा। सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग लाइक एन अवॉइडेंट मैनिपुलेटिव बॉयफ्रेंड हु होल्ड्स यू बाय हिज वर्ड्स एंड अबैंडन यू बाय हिज एक्शन। अरे बेल मिलनी चाहिए पर नहीं मिल रही, रिजेक्ट हो जा रही है, मजाक चल रहा है क्या? हाँ, I like how quickly realization followed the accusation. देखो, I'm a little confused, so law students please help me out. ये क्या बात हुई कि एक ही कोर्ट अलग अलग जजमेंट दिए चले जा रहे हैं? तो ये तो वही बात हो गई ना कि सालों खुद ही एग्जाम कंडक्ट किया फिर खुद ही बोल रहे हैं यार रीचेकिंग होनी चाहिए। अच्छा, क्या विराट कोहली एक इंडियन क्रिकेटर है? आप पूछोगे कैसा सवाल है? बिल्कुल है। क्या ये इंडियन क्रिकेट टीम है? आप बोलोगे क्या फालतू बात है, ऑफ कोर्स इंडियन टीम में जिम्बाब्वे की दिख रही तुम्हें। बट अगर इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन फ्लैग के अंदर खेलती है, गेम से पहले इंडिया का नेशनल एंथम बजता है,
तो क्या यहाँ पे इंडिया के कानून अप्लाई नहीं होना चाहिए? यही मसला आजकल कोर्ट्स में इंडियन क्रिकेट टीम और बीसीसीआई को लेकर चल रहा है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, नाम में ही इंडिया आता है। और इसी को लेकर 2017 में एक महिला ने आरटीआई फाइल की कि बीसीसीआई इंडिया के कौन सी अथॉरिटी के अंदर आता है, कि बीसीसीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या हिसाब है? जब इनके मैचेस होते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम बोलते हैं, इंडिया का एंथम बजता है। जब भी कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो सरकार सिक्योरिटी देती है। तो क्या इंडियन पब्लिक इसे अपनी क्रिकेट टीम बोल सकती है, इससे सवाल पूछ सकती है? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर आती है? तो जवाब आता है नहीं, क्योंकि बीसीसीआई इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, मतलब सरकार की नहीं है, तो ये आरटीआई के अंडर नहीं आती। डिससेटिस्फाइड होकर अपीलेंट गीता रानी सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपील करती हैं, जिसमें सीआईसी भी मानता है कि हाँ ये पब्लिक अथॉरिटी है, इसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट होने चाहिए। लेकिन अब रिप्लाई दोबारा आता है कि नहीं भाई, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए ये आरटीआई के अंडर नहीं आएगा, ये एक प्राइवेट बॉडी है। अब आप पूछोगे फर्क क्या पड़ता है, पब्लिक है, प्राइवेट है, आरटीआई क्यों चाहिए? क्योंकि बीसीसीआई के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अभी मैटर इसलिए करता है क्योंकि अगर आपने मान लिया कि बीसीसीआई सरकारी है, तो जो पैसा आता है बीसीसीआई का वो सरकार का पैसा हुआ, तो जो हजारों करोड़ों रुपए आईपीएल में कमाए जा रहे हैं वो जनता का पैसा होगा। बट नहीं है। तो फिर लोग भी पूछते हैं, देन व्हाई डू यू गिव गवर्नमेंट लैंड फॉर स्टेडियम्स एंड व्हाई बीसीसीआई डोंट पे टैक्सेस? सही बात है, अगर पब्लिक का पैसा नहीं है, प्राइवेट है, तो बीसीसीआई टैक्स क्यों नहीं देती? इट शुड बी कॉल्ड प्राइवेट टीम इंडिया। अब यहां पे बड़ा अच्छा कॉन्डम है कि ठीक है, अगर सरकारी बॉडी है तो रेवेन्यू उनका होना चाहिए, और सरकारी बॉडी नहीं है, प्राइवेट है, तो उनको टैक्स देना चाहिए। तो ये सरकार को अपना रेवेन्यू भी नहीं देते, पर ये सरकार को टैक्स भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि अंडर 1961 इनकम टैक्स रूल्स बीसीसीआई एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। हाँ, ये जो लाखों रुपए पर बॉल की इंडस्ट्री है, हजारों करोड़ का आईपीएल हो रहा है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे चल रहा है। बाकी अगर बीसीसीआई का कोई स्टेडियम बनना है तो सस्ते दामों पे जमीन भी मिलेगी, कोई मैच होना है तो सिक्योरिटी भी मिलेगी, कस्टम डिबेट्स भी मिलेंगे, मैच होगा तो टीम इंडिया भी कहा जाएगा, पर इंडिया की टीम नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, टैक्स देना पड़ जाएगा। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। चलो अगली खबर है एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, सीबीएसई के स्टूडेंट हो, क्लास 9th में पढ़ते हो, तो ध्यान से सुनो। हाल ही में सर्कुलर जारी करके सीबीएसई ने कहा है कि सरकारी और प्राइवेट एफिलिएटेड स्कूल्स में क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए अब 3rd लैंग्वेज इंक्लूड कराई जाएगी। अभी होती है आपकी मेन लैंग्वेज, एक सेकेंडरी लैंग्वेज और अब एक 3rd लैंग्वेज भी होगी। 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, R1, R2 और R3। R1, R2 लैंग्वेज सिखा रहे हो, गेमिंग कंसोल। इन 3 लैंग्वेज में से कम 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। देखो, आई एम ऑल फॉर 3rd लैंग्वेजेस, लेकिन 2 लैंग्वेजेस तो पहले ढंग से पढ़ा लो, क्योंकि आज भी अंग्रेजी वाले हिंदी की मात्रा नहीं लगा पाते और हिंदी वाले इंग्लिश की देर और देयर्स में कंफ्यूज्ड है। तो बिकॉज अपॉस्ट्रोफी पता है क्या होती है? इंग्लिश का अर्धचंद। R1 और R2 जो आपकी मेन और सेकेंडरी लैंग्वेज होगी, इसका बोर्ड एग्जाम होगा, और R3 के मार्क्स स्कूल इंटरनली भेजेगा। इंटरनली मतलब 100 में से 95, 96, और टीचर के जोक पे हंसा तो 99, और ट्यूशन गए तो 100। Why not teach them about taxes instead? Uneducated leaders making decisions about education is peak level irony. देखो, आई एग्री, टैक्सेस, पर्सनल फाइनेंस भी पढ़ाना चाहिए, बट ये केबीसी नहीं चल रहा है कि ए सही है तो बी गलत होगा। एक नई लैंग्वेज सीखना भी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ हिंदी इंग्लिश या तमिल इंग्लिश या मराठी इंग्लिश ये बहुत लिमिट कर देते हैं। कि मैं तो कहता हूँ स्कूल में जितनी भाषा सिखाई जा सकती है उतनी भाषा सिखानी चाहिए, क्योंकि एक नई भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, उससे बच्चे नए लिटरेचर और नए कल्चर से भी इंट्रोड्यूस होते हैं। वो सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हर चीज एग्जाम और जॉब के मापदंड से नहीं देखी जाती। बट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, 3rd लैंग्वेज कैन आल्सो बी संस्कृत, ताकि लोग भी बोल पाए अंगेन गात्र लवड़े न भोज्यम। ओके, नेक्स्ट अपडेट है, यूएस और ईरान अपना मसला नहीं सुलटा पाए हैं और उसकी वजह से मेरा नाश्ता हराम हो गया है। पहले दूध की कीमत, और अब मॉडर्न ब्रेड ने अपने पैकेट्स पे 5 रुपए कीमत बढ़ा दी है। साला चाय वाले के राज में चाय बिस्कुट ही नहीं खा पा रहे। और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी स्ट्रेस हो रखी है। बात सिर्फ तेल, चाय, बिस्कुट की नहीं है। अगर ये जैसी सिचुएशन चल रही है, वो चलती रही, तो इस हफ्ते इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि आने वाले टाइम में 2 साल के अंदर 3 करोड़ 80 लाख नौकरियां जा सकती हैं। 3 करोड़ 80 लाख, दैट्स 38 मिलियन जॉब्स। और ये जॉब ज्यादातर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्चुअल वाली जॉब जाएंगी। सबसे ज्यादा असर होगा उन इंडियंस का जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। एंड मेक नो मिस्टेक, अगर ये क्राइसिस और लंबा खिंचता रहा तो भैया कोविड जैसे हालत भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। ओके, दिस वाज द न्यूज मिडवीक। कुछ रह गया हो तो कमेंट करना, उससे पहले लाइक करना मत भूलना। नहीं पसंद आया तो यू कैन डिसलाइक। विद मोर न्यूज आई विल सी यू ऑन द संडे शो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।